क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिवों को देखेंगे। लगभग समझिए 200 के आसपास ऑब्जेक्टिव होगा और जितना भी अर्थशास्त्र में चैप्टर्स उनके पढ़ते हैं उन सारे चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और एक एक प्रश्नों को समझते हैं। देखिए पहला चैप्टर यानी अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, चलते चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो बीबीआई कई बार पूछा, 23 में 22 में कई बार पूछा हुआ है, गरीबी के कुछ चक्र की धारणा किसने दिया था? नहीं बताना कि गरीबी के कुछ चक्र की धारणा देने का काम किसने किया था? तो नरकस ने दिया था, जिसको बोले रैगनर नरकस, यानी ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखिए। सारे प्रश्न बीबीआई होंगे जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है, प्रश्नों को दिमाग में सिर्फ बैठा लेना है। दोनों प्रश्नों में बोल रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया था? यानी बताना कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जिनके कार्यकाल में प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास का रिपोर्ट जारी किया गया था? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो बीजेपी के प्रमुख थे। ठीक है ना, मतलब बीजेपी के प्रधानमंत्री बने थे उनके तरफ से। ठीक है, सी मारेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है तीसरा प्रश्न में बोल रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? यानी भारत में योजना आयोग का गठन कब? तो 1950 में किया गया था, 15 मार्च 1950 को किया गया था। 4 नंबर प्रश्न, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो वो कहा था कहते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन मार लेंगे बी। 5वां प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों को देखते रहिए और दिमाग में बैठाते रहिए। देखो कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 6वां प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किनके द्वारा किया गया था? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो वो किया गया था यूएनडीपी के द्वारा, ऑप्शन मार लेंगे सी। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, ऑप्शन मार लेंगे डी। 8वां प्रश्न देखते हैं क्या? 8वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी सैलरी निर्धारित की गई थी? समझिएगा ध्यान से प्रश्न को। बोला प्रश्न आपका कि हम बोला प्रश्न की गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी सैलरी निर्धारित की गई थी? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जाइएगा तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति का जो न्यूनतम सैलरी था महीना में लगभग कितना कैलोरी दर्शाया गया था? तो लगभग 2400 कैलोरी दर्शाया गया। तो ऑप्शन सी मारेंगे। 9वां प्रश्न है, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, 10वां प्रश्न देखते हैं। और 10वां प्रश्न क्या है? 10वां आपका प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की गठन कब हुआ था? तो भारत में नीति आयोग का जो गठन था 2000 जनवरी मतलब 2015 में हुआ था। देखो वो योजना आयोग 1950 में 15 मार्च 1950 में हुआ था, लेकिन वही योजना आयोग का दूसरा नाम चेंज किया गया जिसका नाम बना नीति आयोग। ये हुआ था 2015 में, जनवरी 2015 में हुआ था। आगे 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? यानी बताना है निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो वो कौन है? शिक्षा है। 12वां प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल नहीं है? यानी इनमें से कौन ऐसा क्रिया जो प्राथमिक बोले कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन क्रिया शामिल है ये बताना है। कृषि, खनन, पशुपालन, तो ये सभी होते हैं, इसमें से ऑप्शन मार लेंगे डी। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न वो बोल रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण कौन है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए, बताना इनमें कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो समाजवादी का समाज का कल्याण होता है, ऑप्शन मार लेंगे सी। 14वां प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? यानी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो वो जानते हैं सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है किसका? तो सकल घरेलू उत्पाद के विकास में। ठीक है, आगे 15वां प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 15वां आपका प्रश्न बोल रहा है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? यानी विकसित देशों में अगर वहाँ की आय में मतलब इनकम में वृद्धि करना तो किस पद का प्रयोग किया जाएगा? तो वो पद होता है आर्थिक वृद्धि। आगे 16वां प्रश्न, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। आगे 17वां प्रश्न देखिए। सारे प्रश्न बीबीआई प्रश्नों को दिमाग बैठाते चलिएगा और याद कर लीजिएगा इसको। देखो, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो वो उपग्रह आपका सुदूर संवेदी उपग्रह, ऑप्शन मार लेंगे बी। निम्न में से सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? तो बिहार, ऑप्शन मार लेंगे सी। ठीक है, आगे देखते हैं 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न बोला आपका कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। आगे 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त जो है ना ये आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे 22वां प्रश्न देखते हैं।
22वां प्रश्न बोले कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, यानी लोगों का जीविका कैसे चलाना, इसका ही उद्देश्य होता है। 23वां प्रश्न है कि आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो आर्थिक विकास गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, यानी ऑप्शन मार लेंगे सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हम लोग। 24वां प्रश्न, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर ही सबसे ज्यादा विकास मतलब ध्यान दिया जाता है। आगे 25वां प्रश्न देखते हैं, बोला कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, यानी विकासशील जो देश है उसमें विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः किसमें संलग्न है? तो कृषि क्षेत्र में ही संलग्न है। 26वां प्रश्न बोले नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? तो वो है महात्मा गांधी। देखो समझिएगा ध्यान से, बोले कि नरेगा जो है ना, नरेगा कार्यक्रम के साथ किस महान व्यक्ति का नाम जुड़ा है? ध्यान दीजिएगा, इसमें दादा भाई नौरोजी इसमें है ही नहीं, ऑप्शन मार लेगा डी, यानी महात्मा गांधी मार लेगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए 27 में, बोले इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मारेंगे। 28वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। 29वां प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? तो 1989 में किया गया था। 30वां प्रश्न, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो नोबेल पुरस्कार से बांग्लादेश के अर्थशास्त्री को किनको सम्मानित किया गया था? तो प्रोमो यूनुस थे, और बस नाम याद रखेंगे यूनुस, ऑप्शन सी मार लेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न क्या है? 31वां प्रश्न आपका है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था, ऑप्शन ए। आगे 32वां प्रश्न है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो विकसित देश कहलाता है। आगे प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। 33वां प्रश्न है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? नहीं बताना कौन योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष। 34वां प्रश्न है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को नहीं, सेवा क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, ऑप्शन ए मार लेंगे। आगे 35वां प्रश्न है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। 36वां प्रश्न देखते और समझते हैं। 36वां प्रश्न है कि बिहार में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि, ऑप्शन ए मारेंगे। 37वां प्रश्न, इनमें कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो बेरोजगारी जो है ये आर्थिक क्रिया नहीं है। 38वां प्रश्न, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है? भारत का जो पड़ोसी देश है उसमें से किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आगे आपका 39वां, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? कौन नवीकरणीय संसाधन? तो भूमिगत जो जल है ना, ये नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसे पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आगे 40वां प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 40वां प्रश्न आपका है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है, यानी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के लगभग होते हैं? तो अर्थव्यवस्था लगभग जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपको पहले चैप्टर के 40 ऑब्जेक्टिव हो गए जो VBI है। ठीक है ना, यहाँ से पहले चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है, इसी कारण से पहले चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव छटा गया है। अब देखते हैं दोनों प्रश्न देखते हैं। राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में आपको जानना है। देखो इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो राज्य गोवा है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। दोनों प्रश्न देखिए, बोले दोनों प्रश्न, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं 3 नंबर, दूसरे चैप्टर का 3वां प्रश्न देखिए। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व योग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 में जो सरकार द्वारा राजस्व योग बैठाया गया था उसका मेन अध्यक्ष कौन बने थे? तो इब्राहिम रहमतुल्लाह बने थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 4वां प्रश्न आपका, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो आपका मूल्य योग विधि से ही जोड़कर गणना करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि योग करना जोड़ना तो मूल्य योग ही चलेंगे। आगे 5वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। ठीक है, आगे 6वां प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है? तो सेवा क्षेत्र का ही सबसे ज्यादा योगदान रहा है। 7वां प्रश्न देखते और समझते हैं। 7वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय ही हमारे रहन सहन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और ये 8 में देखो कितना VBI प्रश्न है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, आगे 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां बोल रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार का वो कौन सा? तो सबसे प्रसिद्ध जिला बिहार को पटना, ये पटना का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। 10वां प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। 11वां प्रश्न देखते हैं।
11वां प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है आपको ये बताना है, तो आय कर को शामिल किया जाता है। 12वां प्रश्न सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 25,494 रुपए थे। ठीक है ना। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, तो जो ना वो सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, इनमें से सभी मार लेंगे। यानी उत्पादन और आय गणना की जो विधि है वो आर्थिक दृष्टिकोण से क्या, तो इनमें से सभी है। 14वां प्रश्न बोले कि कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है आपका आय कहलाता है, इनकम कहलाता है। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो सबसे कम शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है। 16वां प्रश्न बोले बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन है, तो प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कृषि, ऑप्शन बी मार लेंगे। 17वां प्रश्न ये क्या बोल रहा है, 17वां प्रश्न बोले बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है ना। बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग कितनी गरीबी में गुजर रही है ना, बिहार का जितना प्रत्येक व्यक्ति है लगभग कितनी गरीबी से गुजर रहा है, तो 41.4% गरीबी से गुजर रहा है। आगे 18वां प्रश्न, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। ठीक है ना। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है तो लगभग 4.2% रही है। आगे 19वां प्रश्न, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो सेवा क्षेत्र का ही योगदान होता है। ठीक है। आगे प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। 20वां प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय। ठीक है। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न, राष्ट्रीय गणना का आयाम कौन नहीं है, इसमें ये बताना है, तो मौद्रिक उत्पादन राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग 22 देखते हैं। 22 में आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय किसके माध्यम से जाना जाता है, तो आय गणना विधि से, व्यवहारिक गणना विधि से, उत्पादन गणना विधि से, इनमें से सभी मारेंगे, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का। अब तीसरा चैप्टर देखते हैं जिसका नाम मुद्रा, बचत एवं साख। इसमें पहला प्रश्न है यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा का क्या नाम है, तो यूरोपीय आएगा तो यूरोपीय का यूरो हो जाएगा। दोनों प्रश्न, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए बनाया गया था, तो चालू जमा जो खाता है वो आपका व्यापारी के लिए बनाया गया। 3वां प्रश्न देखते बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी, तो 8 नवंबर 2016 को उन्होंने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। रूस की मुद्रा का क्या नाम है, तो रूस की मुद्रा का नाम रूबल है, ऑप्शन सी मारेंगे। स्वीडन की मुद्रा का क्या नाम है, अब 5वां प्रश्न बोला था स्वीडन की मुद्रा का नाम क्रोना है। क्या है, क्रोना है। आगे 6वां प्रश्न बोला साख का आधार क्या है, तो साख का आधार विश्वास होता है, ऑप्शन ए मारेंगे। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न बोला निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है, बताना निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है, तो जो आपका ये बैंक ड्राफ्ट होता है ये साख मुद्रा का उदाहरण है। 8वां प्रश्न निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, तो आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है ये प्लास्टिक मुद्रा होता है। किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो ये हॉटले ने कहा था, तो हॉटले विदर्भ मारेंगे, विदर्भ मारेंगे, ऑप्शन डी मार लेंगे। 10वां प्रश्न ये क्या बोल रहा है कि 10वां प्रश्न बोल रहा है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन आजकल हो रहा है, तो वो अल्पकालीन ऋणों का लेन देन हो रहा है। 11वां प्रश्न है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा ही होता है, पैसा ही होता है। ठीक है। आगे प्रश्न 12वां मुद्रा के क्या कार्य है, तो मुद्रा के बोला मापन, संचय, भुगतान, तो इनमें से सभी मारेंगे। मुद्रा मतलब पैसा का, ये सारे कार्य होते हैं। आगे 13वां प्रश्न हमको बोल रहा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो विनिमय का सबसे सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है, पैसा लो पैसा दो। ठीक है ना। साख का आधार क्या है, तो विश्वास होता है। ठीक है ना। बोले विश्वास, ऋण लौटाने की क्षमता, हाँ ये आप मार सकते हैं, सी मार सकते हैं, ये और भी दोनों हो सकता है, इसमें मारेंगे सी। आगे इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है, तो जो आपका 10 रुपए का नोट है ये ग्राह्य मुद्रा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं 16 नंबर एटीएम का अर्थ क्या होता है, स्वचालित टेलर मशीन होता है, ऑप्शन ए मार लेंगे। ठीक है। 17वां प्रश्न इनमें कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है, तो इसमें आपको जो चित्र मुद्रा ये मुद्रा का साख पत्र नहीं है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा है, पहले पैसा नहीं था तो वस्तु आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है। आगे 19वां प्रश्न देखते क्या कह रहा है। 19वां प्रश्न मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, ये किसने कहा था, तो ये कहते हैं मार्शल ने कि मुद्रा यह वह है जिसके चारों ओर पूरा विज्ञान, पूरा दुनिया चक्कर काटता है। रियलिटी बात है, मुद्रा मतलब पैसा होता है, ऑप्शन भी मारेंगे। अब चौथा चैप्टर देखते हैं इकोनॉमिक्स का। चौथा चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इसमें पहला प्रश्न है बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था, तो 1976 में स्थापित हुआ था। दोनों प्रश्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1975 में की गई थी। 3वां
नंबर प्रश्न सहकारिता प्रांतीय, देखो सहकारिता प्रांतीय संस्कारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बने? सहकारिता प्रांतीय संस्कारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बना था? तो वो 1919 ईस्वी में बना था, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे देखते हैं, आपका 19 नंबर प्रश्न बोला है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं, यही मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। 5 नंबर प्रश्न, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर काम करता है, जो केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। आगे प्रश्न देखते हैं, हम लोग देखते हैं, बोले कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो जो प्राथमिक कृषि साख समिति होता है वो कृषि को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, मतलब कर्जा देता है। ठीक है, अब 7 नंबर प्रश्न देखते हैं और समझते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, जैसा यहाँ पर समझेंगे, जो 7वां प्रश्न थोड़ा सा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि जूमिंग बहुत ज़्यादा कर दिया गया, इसी कारण से नहीं दिखा। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँ। 7 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, जो भारत की वित्तीय राजधानी है वो उसको मुंबई को कहते हैं, ऑप्शन ए, मतलब जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग समझते हैं। 8 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था, ऑप्शन बी मार लेंगे। ठीक है, आगे बोला कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? ये प्रश्न है, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि 2-3 प्रश्न में ही दिक्कत होगा, जूमिंग में समय दिक्कत हो रहा है। देखो 9 नंबर प्रश्न, सहकारिता साख समिति का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1940 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। ठीक है ना, यहाँ तक थोड़ा दिक्कत है 2-3 को प्रश्न में। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपका क्लियर दिखाई देगा प्रश्न। देखो 11वां प्रश्न क्या कर रहा है वो समझते हैं। 11वां प्रश्न बोले ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक के समय बता यूनस थे, ग्रामीण बैंक यूनस मानेंगे, प्रोमो यूनस। ठीक है, आगे भारत में बोले 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो आपका वित्त विभाग जो होता है वो जारी करता है। 13वां प्रश्न बोले कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए बताना है कि पुनर्निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? यानी कृषि और जो ग्रामीण विकास है उनका पुनर्निर्माण विकास करने वाली संस्था कौन सा है? तो नाबार्ड थे, शायद ऐसा ही प्रश्न कोई है। ठीक है, ये प्रश्न क्लियर नहीं दिखाई दे, लेकिन अब आपको टोटल प्रश्न क्लियर दिखाई देंगे। चलिए समझते हैं एक एक प्रश्न को। 14वां प्रश्न से देखते हैं, क्लियर देखते हैं क्या कह रहा है 14वां प्रश्न, वो देखते हैं। 2-3 प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा, जो समझ में आया ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा। 14वां प्रश्न बोले राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया? यानी राज्य जो वित्त आयोग था उसका गठन कब किया गया था? यानी बोले कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, किसके कारण से किया जाता है? तो इसमें से सभी मारेंगे, सभी के लिए, पंचायतों के लिए, केंद्रों के लिए, राज्यों के लिए, सभी के लिए किया जाता है। 15वां प्रश्न बोले कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन ए मारेंगे। 16वां प्रश्न बोले दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यानी लंबे समय का ऋण प्रदान करने वाला वो बैंक कौन सा? तो भूमि विकास बैंक है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भारत में मुद्रा जारी करने वाला बैंक आपका रिजर्व बैंक है, राष्ट्रीय, यानी आरबीआई बोलेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे 28वां प्रश्न ये बोल क्या है, 28वां प्रश्न आपका है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो वही आरबीआई भारत में करेंसी नोट जारी करता है। 19वां प्रश्न, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 20वां प्रश्न बोल रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सबसे लोकप्रिय संसाधन महाजन है। ठीक है ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो पैसा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो संस्थागत वित्त का साधन जो है वो व्यावसायिक बैंक है। ठीक है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में 19 लगभग राष्ट्रीयकृत बैंक है, ऑप्शन मार लेंगे, इसमें से बी मारेंगे। ठीक है, वहां नहीं देखना, कुछ जो आंसर है थोड़ा सा टाइपिंग के समय गलत हुआ है। आगे देख सकते हैं, बोला प्रश्न 23वां प्रश्न में बोला कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब आरंभ हुआ था? भारत में सहकारिता जो आंदोलन है वो लगभग आपका 1904 में आरंभ हुआ था। आगे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो राज्य में सहकारी जो केंद्रीय बैंक उसकी संख्या लगभग 25 है। आगे 25वां प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 25वां प्रश्न आपका है कि सहकारिता प्रांतीय संस्कारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का जो हस्तांतरित विषय था वो कब बना हुआ था, ये बताना है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना था? तो 1919 में बना हुआ था। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? हमारे देश में जो ग्रामीण बैंकों की संख्या लगभग कितनी है? तो 196 के आसपास, ऑप्शन डी मारेंगे। 27वां प्रश्न है कि प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो कृषि के लिए, ऑप्शन ए मारेंगे। बोला अगला प्रश्न 28वां, मैकलेगन समिति कब बनाया गया था? तो 1914 में बनाया गया था। ठीक है, आगे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की
स्थापना कब किया गया था? तो 1982 में किया गया था, ऑप्शन डी मानेंगे। ठीक है, आगे 30वां प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 30वां प्रश्न आपका गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कौन नहीं है ये बताना है। तो सहकारी बैंक गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 31वां, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या है? तो शीर्ष पर रिजर्व बैंक है, यानी आरबीआई है। 32 नंबर है, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कौन आता है? तो संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंदर वित्त बैंक आता है, ऑप्शन मारेंगे बी। आगे 33वां प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 33वां का प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन कौन है? तो वो देसी बैंकर है। आगे आप देख सकते हैं 34वां, व्यवसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है। कौन सी राशि को जमा नहीं करता है? तो अग्रिम राशि को जो होता है व्यवसायिक बैंक जमा नहीं करता है। 35वां प्रश्न है, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन कौन करता है? तो वाणिज्य बैंक के द्वारा किया जाता है उसका संचालन। 36वां प्रश्न देखते और समझते हैं। बोल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? मतलब आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो शांख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, सरकार का बैंकर। तो ये टोटल है, इनमें से सभी मार लेंगे, ऑप्शन डी मारेगा। बैंक का कार्य नहीं है, यानी बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? तो स्वयं सहायता समूह बनाना ये बैंक कार्य नहीं करता है। 38वां प्रश्न, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य कौन करता है? तो राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य जो होता है गरीब तबके के लोग करते हैं, ऑप्शन मार लेंगे ए। ठीक है, आगे 40वां प्रश्न देखते हैं समझते हैं। 40वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक आपका महत्वपूर्ण है? तो व्यवसायिक बैंक जो है ना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से 4 चैप्टर कंप्लीट हुआ। 5वां चैप्टर देखते हैं इकोनॉमिक्स का। 5वां चैप्टर क्या समझते हैं? 5वां चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स का रोजगार एवं सेवाएं। इसमें पहला प्रश्न आपका कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आपका सेवा क्षेत्र है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो वो इनमें से सभी मारेंगे, ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, आगे 3वां प्रश्न देखते क्या बोला। 3वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य जानते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन तीनों को बीमारू राज्य माना जाता है, ऑप्शन डी मारेंगे। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? यानी कौन सी जो सेवा है वो गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा जो है गैर सरकारी है। 5 नंबर है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? यानी भारत जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो है ना महाशक्तिशाली बनते जा रहा है। 6 नंबर प्रश्न है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण बैंक नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को सॉल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? तो 100 दिनों के लिए जो है ना सॉल में लगभग रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश बीमारू राज्य, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, ऑप्शन सी मारेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 नंबर, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर प्रश्न बोला है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत देखेंगे तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी इनमें से डी मार लेंगे। ठीक, इनमें से सभी मारेंगे। आगे भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है। बिहार एक राज्य है। 11वां प्रश्न, बिहार एक राज्य है तो कृषि प्रधान राज्य है, ऑप्शन मारेंगे डी। आगे 12वां प्रश्न बोल रहा है कि 12वां प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक कौन नहीं है ये बताना है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन। आगे आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है। 14वां प्रश्न, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे आपका 15वां प्रश्न, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, यानी आर्थिक आधारभूत संरचना इनमें से कौन नहीं है आपको ये बताना। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोले कि आर्थिक आधारभूत संरचना कौन नहीं है? तो शिक्षा नहीं है। आगे हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान कब चलने का यानी प्रारंभ होने का कार्य किया था? तो 2001 में किया था। तो इस तरह से 5वां चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं 6ठा चैप्टर, लगभग 7 चैप्टर हम लोग देखते हैं और बस ये 7 चैप्टर का संपूर्ण वीडियो इसको बढ़िया से देख लेंगे, बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे। देखो 6ठा चैप्टर वैश्वीकरण। इसमें पहला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। आगे निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इन्फोसिस है। ठीक है, ऑप्शन मार लेंगे सी। अगला 3वां प्रश्न देखिए। 3वां प्रश्न कह रहा है आपका कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? वैश्वीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव है निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो रोजगार क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखा गया। आगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला था? तो विनिर्माण क्षेत्र को मिला हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 5वां प्रश्न आपका है
कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, ये बताना है। सरकार द्वारा जो अनावश्यक प्रतिबंध लगाया जाता है उसको हटाना क्या कहलाएगा, नियंत्रण जो लगाया गया और उस प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाएगा, तो उदारीकरण कहलाता है। 6 विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO बोलते हैं, इसकी स्थापना कब किया गया था, 1995 में किया गया था। आगे प्रश्न आप देख सकते हैं। 7वां प्रश्न क्या कर रहा है वो समझ रहे हैं। 7वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो नोएडा में किया गया था। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ये सभी जो है ना फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग, ये सब क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। आगे देख सकते हैं अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। देखते हैं 10वां प्रश्न आपका है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो वैश्वीकरण का अर्थ विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, सामंजस्य बैठाना। ऑप्शन भी मानेंगे। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति अंग नहीं है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, बताइए इनमें से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ठीक है, आगे वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, तो वैश्वीकरण के 4 मुख्य अंग। ऑप्शन मार लेंगे डी। आगे 13वां प्रश्न देखते हैं, नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन डी मार लेंगे। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, देखो फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग बहुराष्ट्रीय कंपनी, लेकिन पार्ले या टाटा जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ऑप्शन इसमें मार लेंगे सी। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है, तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन मार लीजिएगा डी। आगे 16वां प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। बोला कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, तो नई आर्थिक नीति में देखो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण सबको सम्मिलित किया गया, लेकिन नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया। आगे देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो वो संस्था इनमें से कोई नहीं है। मारिएगा, जो संस्था चाहिए वो इसमें दिया ही नहीं है। 18वां प्रश्न बोल रहा है कि दूर संचार सुविधा नहीं है, यानी दूर संचार सुविधा इसमें से कौन नहीं है, तो संवाद जो है ना, बातचीत जो है ना, ये दूर संचार सुविधा नहीं है। 19वां बोले पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था, तो वो कोको कोला ने खरीद लिया था। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या है। 20वां का प्रश्न कहता है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था का साथ समन्वय, यानी देश में जितनी भी चीजें है उसकी जो तुलना ना पूरा देश विश्व से करना। ऑप्शन मार लेंगे इसमें से भी। ठीक है, आगे 21वां प्रश्न है, जनसंख्या का वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत लगभग कितनी है, तो 51.3% है। ठीक है, इस तरह से आपका 6ठा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब 7वां चैप्टर चालू करते और अंतिम चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स का 7वां चैप्टर उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु तो कितने राज्य आयोग का काम कर रहे हैं, मतलब वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग का काम कर रहे हैं, तो लगभग 55 राज्य। उन दोनों प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 3वां प्रश्न देख सकते हैं। 3वां प्रश्न, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो अगर औद्योगिक उत्पादक की गुणवत्ता जांच करना हो तो उसके लिए ISI मार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 4वां प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1986 में लागू किया गया था। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देखिए और समझिए। 5 नंबर प्रश्न VBI है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता चिन्ह कौन सा है। ठीक है, यह बोला कि कृषि उत्पादों की मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग करते हैं। देखो, तो कृषि उत्पादन की अगर माप करना होगा तो उसके लिए आपको एक मार्क का प्रयोग करना होगा। क्या, एक मार्क का। ठीक है, ऑप्शन मारेंगे भी। आगे प्रश्न देख सकते हैं, बोला कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग होता है, तो स्वर्ण भूषण का अगर जांच करना होगा, सोने का जांच करना होगा तो उसके लिए हॉलमार्क का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 7वां प्रश्न, देखते हैं और समझते हैं। 7वां प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो उपभोक्ता खरीदने का काम करता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाने का कार्य करते हैं। आगे आपका 9वां प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो एक मार्क का होना आवश्यक है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो शिकायत करने के लिए जो देना चाहिए
है, इसमें से नहीं दिया, ऑप्शन मार लेंगे डी। आगे, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1993 में पारित हुआ था, ऑप्शन मार लेंगे इसमें भी। 12 नंबर प्रश्न क्या वो देखिए, 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सूचना अधिकार के अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सूचना अधिकार का अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, अक्टूबर 2005 मानेंगे। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। ठीक है, आगे प्रश्न 14 देखते हैं। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? जो सूचना का अधिकार वो किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार, ऑप्शन ए मानेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1811 और फिर 4000, ये वाला ऑप्शन सी मार लेंगे। सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? तो सूचना प्राप्त करने का माध्यम अच्छा सा एक है ना, कंपनी है, इसमें से मार लेंगे आप कौन सा, बी मार लेंगे। ठीक है, 17 नंबर और अंतिम प्रश्न आपका बोला इस एक्सरसाइज का, नहीं ये आपका इकोनॉमिक्स का, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ग्राहक देखभाल सेवा के लिए कॉल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए, आपका रिचार्ज खत्म होता है तो वहां से कॉल आने लगता है, तो उसी को कॉल सेंटर कहते हैं। तो इस तरह से मैंने 7 गो चैप्टर था आपका इकोनॉमिक्स का, पूरे इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट करा दिया। इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो जितना भी 20 गो प्रश्न आता है इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र, यहीं से आपका चला आएगा।